Very good morning, students. Today we will start the next topic, that is about the resistance. Last time हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में स्टडी किया था, तो उसमें देखा था कि वोल्टेज जो है वो किसके ऊपर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, करंट की। यानी कि जितनी ज़्यादा आप वोल्टेज को इंक्रीज करोगे, करंट भी उतना ही ज़्यादा आएगा। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही पढ़ा था हमने। अब उसमें फैक्टर आया था, क्या आया था फैक्टर? देखो, दैट इज V इक्वल टू I R, एक और फैक्टर आया था which is called the resistance। क्या होता है इसको? हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, तो हमें यही बताना है कि रेजिस्टेंस क्या चीज होती है। और हम किसी कंडक्टर को कंसीडरेशन में ले रहे हैं तो वो रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में हमें डिटेल में बताना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द रुकावट। एक तरह की क्या होता है? रुकावट। ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू फ्लो द करंट। ठीक है, फ्रॉम विदिन, यानी कि जो आपका ऑपोजिशन ऑफर कर रहा है, ठीक है, उसको रोक रहा है कुछ। ठीक है, तो करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा अच्छी तरह से, जितना हम अमाउंट चाहते हैं उतना अमाउंट से वो फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो जो ऑपोजिशन ऑफर हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस। इट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस को अगर हम इस तरीके से लिखते हैं V/I, तो रेशियो होता है इसका वोल्टेज अप्लाई टू द करंट इन द कंडक्टर। ठीक है, तो एक्चुअल में व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द रेजिस्टर, हम ये स्टडी करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया हुआ है, एक कंडक्टर को अगर मैं कंसीडर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्लो रास्ता को करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं। ठीक है, बट these electrons will never move with so much ease। इतनी आसानी से ये यहाँ से वहां नहीं पहुंच जाती है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे फैक्टर्स देखो होता क्या है एक्चुअल में। जैसे ही हम हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर्स में जो क्या होते हैं? एटम। तो क्या हर एक कंडक्टर किससे बना होता है? एटम के कॉम्बिनेशन से। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। जब आपने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया हो तो वो उसके साथ बॉन्डेड है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूँ तो एक पोटेंशियल सेटअप हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है यहाँ पे। तो क्या होगा फिर? वो पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी आ जाएगी कि वो एटम से डिटैच हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? वो एटम से डिटैच हो जाएंगे। वहां से एटम से क्या होगी? ये निकल जाएंगे। तो पीछे क्या छोड़ जाएंगे? these positive ion electrons are now free to move। इलेक्ट्रॉन्स क्या फ्री है मूव करने के लिए। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे नहीं कि इसको यहाँ पे जगह मिली यहाँ से भाग जाए, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। देखो कैसे होगी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। मान लो मेरे पास पॉजिटिव आयन बचे हुए हैं इस कंडक्टर के अंदर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने चलना स्टार्ट किया किसकी तरफ? पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ। एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट चेक करते हैं। तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को ये थोड़ी डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे पहुंच जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन पहले इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फिर यहाँ से डिटैच हो करके फिर आगे बढ़ेगा। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से भी अट्रैक्ट हो, फिर आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन और भी हो मूव कर रहे हो, तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ भी तो स्ट्राइक कर सकता है। ठीक है, ये जो इसको लगातार कोलिजन करते हुए चलना पड़ रहा है, स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं चलेगा कि ये यहाँ से निकला जगह मिली इसको भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जैसे ही मूव करेगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो क्या होगा? इसको आयंस भी मिलेंगे, तो वो आयंस के साथ भी अट्रैक्टेड होगा। ठीक है, फिर कोलिजन होगा इस आयंस के साथ। कोलिजन होगा तो रुक गया थोड़ी देर के लिए, फिर वो चला क्योंकि फील्ड में हमने पोटेंशियल सेटअप किया तो फील्ड उसको फिर से मिली, फिर से उसने एनर्जी गेन की, फिर आगे कम चला, फिर इस इलेक्ट्रॉन आया, आयंस ने इसको रोक लिया। ठीक है, अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और भी तो अवेलेबल होंगे, तो अपने ही इलेक्ट्रॉन के साथ वो कोलाइड कर सकता है। तो उसकी वजह से क्या उसकी वेलोसिटी जो वो रुक गई, तब जाकर के इस तरह से कोलिजन करता हुआ कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन दूसरे टर्मिनल तक पहुंचता है। ठीक है, तो अगर मैं मान लेता हूं कि अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक जाना है तो मैं यहाँ पे आराम से चल रहा हूँ, तो इस वक्त मेरे को कोई ऑपोजिशन ऑफर नहीं हो रही है। बट सपोज करो यहाँ पे 3-4 लोग मैं खड़े कर देता हूँ, 3-4 लोगों को मैं कैसे आगे निकलूंगा? पहले एक के साथ लगाऊंगा, उसको साइड में धकेल दूंगा, फिर दूसरे में लगाऊंगा, फिर उसको साइड से धकेल दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट भी होती है। और ये जो कोलिजन हो रहा है एक्चुअली में ये कोलिजन ही
इसका कोज होता है कोलिजन ही एक्चुअल का कोज होता है किसका, रेजिस्टेंस का एक्चुअल कोज होता है। जितना ही कोलिजन इस इलेक्ट्रॉन का होगा इस कंडक्टर के अंदर, उतना ही इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस अवेलेबल होगा, उतना ही इसको रेजिस्टेंस ऑफर होगा। क्लियर होगी बात ये। अब देखो अगर इजी थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन को करंट फ्लो कर रहा है, इसलिए आप रेजिस्टेंस को लिखते हैं वोल्टेज अपॉन करंट, यानी कितनी मैंने वोल्टेज अप्लाई की थी और कितना मुझे करंट को मिल रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस पोजीशन की वजह से। अगर मान लो मैं डायरेक्ट इसकी मूवमेंट कंसीडर करता तो यहाँ पे जितने वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो करंट मान लो मेरे पास 10 वोल्टेज अप्लाई की तो करंट भी मेरे पास 10 एम्पीयर पहुंच गया। बात समझ आई? मैंने इसको कोई भी ऑपोजिशन ऑफर नहीं किया, लेकिन एक्चुअल में मूवमेंट जो होती है वो इस तरीके से होती है कुछ, ठीक है, टकराता हुआ चलता है। तो मैंने वोल्टेज 10 वोल्ट अप्लाई की थी, करंट जो है वो कम हो गया, कितना, 8 एम्पीयर हो गया। तो दिस इज द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन करंट। अब आ जाती है इसका ये कोज हो गया। मेरे भी बात सभी क्लियर कि कोई रेजिस्टेंस जो किसी कंडक्टर के अंदर होता है तो किसकी वजह से होता है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस आयंस एंड द कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द आयंस एज वेल एज द इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन दैट कंडक्टर। आप नहीं इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन करेगा, ये वो आयंस के साथ कोलिजन करता हुआ चलता है। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक कोज ऑफ दिस रेजिस्टेंस इन द वायर। किसी भी वायर में अगर रेजिस्टेंस होता है तो उसका बेसिक कोज यही ही होता है। ठीक है, समझाई बात ये। अब इसके आते हैं ऐसा यूनिट, ठीक है, ऐसा यूनिट को हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओम, इससे रिप्रेजेंट करते हैं ओम से। तो उसका सिंबल क्या होता है, इस तरह से हम इसका सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द सिंबल ऑफ द ओम। ठीक है, और एक ओम किसके बराबर होगा, 1 ओम। 1 ओम इज इक्वल टू द, किसकी इक्वल टू द पोटेंशियल, पोटेंशियल की यूनिट होते हैं वोल्ट, करंट, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो 1 ओम देखो की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर इनवर्स, दैट इज द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट आएगी रेजिस्टेंस की यूनिट आएगी। ठीक है, तो वी कैन से दैट देयर इज अ availability of the 1 ohm resistance in the wire when, कब, when 1 voltage potential difference is applied between these conductor, कंडक्टर के दोनों टर्मिनल्स के बीच में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस कितना रखेंगे, 1 वोल्ट का रखेंगे, एंड a current is flowing in that conductor is equivalent to 1 ampere, किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, 1 एम्पियर के इक्विवेलेंट होना चाहिए। then we can say that the resistance offered in that wire will be equivalent to that of this 1 ohm resistance। किसके इक्विवेलेंट होगा, ये 1 ohm resistance के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर होगी बात सभी को ये?